Good morning friends, welcome to my channel. In this video we will study about reproduction in organism. बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहे। सो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी अलॉन्ग विद दैट कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड आल्सो कौन कौन सी लाइन है बुक के अंदर जो आपको अंडरलाइन करनी है, जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं साथ साथ मार्क करवाती हुई चलूँगी। ठीक है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप एक हेल्प कर सकते हैं सो ज़रूर करिए, इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए सो दैट ये चैनल ग्रो कर सके। नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, और फिर उनके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि वो टाइम पीरियड जब किसी एक पर्सन का बर्थ होता है, उसके बाद जो उसकी डेथ होती है, उस बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जिसे हम एक तरीके से एज से भी रिलेट कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, लाइफ स्पैन। अब जो ये लाइफ स्पैन है इसका कोई भी रिलेशन नहीं है विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ दे रखा है लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी को रिलेटेड विद देयर साइज। इसका क्या मतलब है कि जैसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म जिसका साइज़ छोटा है उसका लाइफ स्पैन कम हो, या फिर जिसका साइज़ बड़ा है उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा हो, वाइस वर्सा। मतलब कि साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट रिलेटेड विद देयर लाइफ स्पैन। तो इन्होंने इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझाया है, दैट इज़ क्रो एंड पैरट। तो अगर आपको पता है जैसे क्रो एंड पैरट का साइज़ क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन अगर हम इनका लाइफ स्पैन कंपेयर करें तो जो क्रो है उसका लाइफ स्पैन कितना है, 15 ईयर्स का, और अगर हम बात करें पैरट की तो उसका लाइफ स्पैन कितना है, 140 ईयर्स का। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है इनके लाइफ स्पैन के अंदर, बट साइज़ दोनों का सिमिलर है। तो यहाँ से वो इस चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं कि लाइफ स्पैन कोई रिलेशन नहीं है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म से। तो इसे अंडरलाइन कर लेना। नाउ आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये लाइन दे रखी है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है कि जितने भी अगर इंडिविजुअल जो कि लिविंग हैं, उनके एक ना एक टाइम के बाद उनकी डेथ जो है डिसाइडेड है कि इस टाइम बाद इनकी डेथ हो जाएगी। तो नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी अमर नहीं है, किसको छोड़ के, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर एक्सेप्ट में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे इनका लाइफ स्पैन एंड होने वाला होता है, ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं और अपनी न्यू प्रोजेनी को फॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा भी हमारा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। जैसे इसका लाइफ स्पैन एंड होने वाला होता है, ये 2 डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बाय द माइटोसिस। तो इसीलिए यहाँ पर हमने एक्सेप्ट यूज़ किया है फॉर किसके लिए, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, किस ये जो प्रोसेस है हमारा, जैसे कि लाइफ स्टार्ट हुई, बर्थ हुआ, उसके बाद डेथ, उसके बीच में कौन सा प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन का। तो ये क्यों ज़रूरी है, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। तो ये कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। नाउ कम टू द सेकंड पेज। ठीक है, आई थिंक वो वाले पेज में कोई भी आपको अब डाउट नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको पढ़ते टाइम, ये वीडियो देखते टाइम कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस डाउट को सॉल्व कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पेज पे। तो इस पेज में हमारे को कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, उनकी आपको एज बता रखी है, कुछ का लाइफ स्पैन गिवन है और कुछ का नहीं है। तो जिनका नहीं है वो आप नोट डाउन कर लो। जैसे कि एलिफेंट है, तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना होता है, 80 से 90 ईयर्स। रोज़ का हमारा 5 से 7 ईयर्स के बीच में होता है। डॉग का सबको पता ही होगा, आई थिंक सो 20 से 30 ईयर्स के बीच में। बटरफ्लाई का कितना होता है, 1 से 2 वीक्स। ठीक है, क्रो का हमारा 15 ईयर्स, जो कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये लाइफ स्पैन कहीं पे पूछे नहीं जाते हैं, बट एज अ जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो पैरट, इसका 140 ईयर्स। काऊ का हमारा जो लाइफ स्पैन है वो 20 से 25 ईयर्स के बीच में होता है। बनाना ट्री का 200 ईयर तक होता है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, क्रोकोडाइल का जो हमारा लाइफ स्पैन है ये हमारा कितना है, 60 ईयर्स का है। हॉर्स का लाइफ स्पैन 22 ईयर्स से 25 ईयर्स के बीच में होता है। और फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो हमारा 30 डेज का होता है। ठीक है, राइस प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो हमारा 3 से 4 ईयर्स तक होता है। टोटोटाइस का 100 से 150 ईयर्स। और बैनियन ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो हमारा कितना होता है, 3000 ईयर तक हो सकता है। तो ये कुछ के लाइफ स्पैन्स जिसके गिवन नहीं थे वो मैंने आपको बता दिया, आप अपनी बुक के अंदर नोट कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पेज, अनदर पेज ऑफ दिस
चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर के अंदर अब हम क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन हमारा सिंपल सा आपको इतना समझना है कि अगर डेफिनेशन आती है व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे कि रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है सिमिलर टू इटसेल्फ। तो अक्सर मैं अगर यहाँ से रीड करके आपको बताऊँ तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग्स वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने से सिमिलर इंडिविजुअल को बर्थ देता है। ठीक है, तो हर एक की लाइफ स्पैन के अंदर 3 स्टेजेस में उसे डिवाइड किया हुआ है लाइफ स्पैन को, लाइफ साइकिल को, दैट इज बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, उसके बाद वो उसमें क्या होता है, ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है, देन वो किस में टेक पार्ट करता है, रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन वाला ये जो प्रोसेस है कब स्टार्ट होगा, जब कोई पर्सन ग्रो करने के बाद मैच्योर कर जाता है, यानी कि मैच्योरिटी लेवल के बाद जो है रिप्रोडक्शन वाला जो फेस है लाइफ के अंदर स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या हो जाती है, डेथ। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन क्या करता है, रिप्रोडक्शन एबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि जनरेशन टू जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर दे रखा है कि अब यहाँ पर तो ये सिंपल से दे रखा है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का टेक पार्ट है वो डिफरेंट तरीके से होता है। सॉरी एक सेकेंड, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, या इट्स गॉन। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि रिप्रोडक्शन को अब हमने 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर रखा है, किस बेस पे कि कितने ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहे हैं। अगर एक पेरेंट रिप्रोडक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहा है तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और अगर जनरली 2 पेरेंट्स टेक पार्ट कर रहे हैं और वो भी अपोजिट सेक्स के, और उनमें क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या बोलोगे कि जिसके अंदर हमारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बाय द सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कि गैमेट की फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक ही पेरेंट टेक पार्ट करता है रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल। और जब हमारे 2 पेरेंट्स जो कि अपोजिट सेक्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब आपसे ये क्वेश्चन आता है अगर कि क्या डिफरेंस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आप ये बोल सकते हो सबसे पहली बात कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर सिंगल पेरेंट टेक पार्ट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जनरली 2 पेरेंट्स टेक पार्ट करते हैं। क्योंकि अभी आप एक एग्जांपल ऐसे भी पढ़ोगे जिसमें एक ही पेरेंट्स के अंदर दोनों तरीके के गैमेट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे जनरली यूज़ कर देना कि जनरली 2 पेरेंट्स टेक पार्ट करते हैं। सेकंड, आप बोल सकते हो कि वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्योंकि अब जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं होंगे, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई इवोल्यूशन नहीं होता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में टेक पार्ट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर होगा पेरेंट से, तो कोई वेरिएशंस नहीं सीन होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे को वेरिएशन सीन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप बोल सकते हो कि गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो ये 4-5 डिफरेंस हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो इन्हें आप साथ साथ नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि जिसके अंदर हमारा सिंगल इंडिविजुअल टेक पार्ट करता है और वो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि इसमें सिंगल इंडिविजुअल टेक पार्ट कर रहा है, तो जो नया ऑफस्प्रिंग हमारा बनता है वो आइडेंटिकल होता है टू वन अनदर एंड आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। इसका क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर देखो अमीबा का एग्जाम्पल है, हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अमीबा के अंदर ये सिंगल पेरेंट है, इसने क्या किया, माइटोसिस की और 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस की। तो ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं ये एक दूसरे में क्या की होंगी, एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा, ये आपस में भी सेम होंगे एंड आल्सो सेम विद देयर पेरेंट्स। तो आपस में भी सेम है ये और अपने पेरेंट्स से भी सेम है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, दैट इज़ क्लोन। कि क्लोन क्या होता है, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो बहुत ही जनरल था, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। बट क्लोन ये थोड़ा सा नया वर्ड है, तो इसे अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेना। क्लोन क्या है
इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो कि क्लोन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वो इंडिविजुअल जो कि मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में भी और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोन। तो आपको क्लोन की जब आप डेफिनेशन लिखोगे आपको 2 वर्ड लिखने हैं वहाँ पर, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब समझ में आ गया होगा, जैसे कि कोई भी चीज़ जो देखने में हम फील करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 प्लांट हैं, तो एक प्लांट छोटा है एक प्लांट बड़ा है, तो ये आपको देखने में ही पता चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो 2 हमारे ऑफस्प्रिंग बने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी ये मॉर्फोलॉजिकली यानी कि देखने में भी और जेनेटिकली भी क्या है, सिमिलर हैं। तो इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोन यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो जो हमारा अमीबा है, अमीबा के अंदर कौन सा फिजन होता है, बाइनरी फिजन। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आपके 1 मार्क्स के अंदर या फिर MCQ के अंदर, तो वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जैसे हमारा यीस्ट है तो उसके अंदर कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होती है, हमारा बडिंग। बडिंग में यहाँ पर देखो ये पेरेंट सेल है, फिर एक ये बर्ड फॉर्म हो रही है इस पेरेंट सेल से, और ये डिवाइड होकर के एक नई बर्ड फॉर्म कर रही है। तो इस तरीके से वहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक पार्ट होता है। अब आगे चलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा जनरली किसके अंदर कॉमन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जनरली कौन सा रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, हमारा जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, इसके अलावा प्लांट एंड एनिमल्स जिनमें बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें अपनी, तो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट और हमारे ऑर्गन्स हैं, पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है। पर जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, उनके अंदर हमारा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखो, प्रोटिस्टा, मोनेरा, द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा के अंदर हमारे, अगर आपको याद है तो 11th चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, सारे बैक्टीरिया। तो इनके अंदर क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके अंदर भी क्या होता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं हमारे, कि इन सभी एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बस आपको यहाँ से नोट करना है, दैट इज ज़ूस्पोर ऑफ चलामाइडोमोनास, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा एंड गैम्यूल्स इन स्पोन्स। तो गैम्यूल्स हमारे क्या होते हैं, ये सिर्फ देखो जैसे चलामाइडोमोनास है, तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है, ज़ूस्पोर्स की हेल्प से। तो इस तरीके से आपको इसे लर्न करना है। पेनिसिलियम के अंदर किसकी हेल्प से होता है, कोनिडिया की हेल्प से। यहाँ पर इन्होंने, एक सेकेंड, ये देखो, ये रहा। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिखा रखा है कि पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये हमारा हाइड्रा है तो यहाँ पे बर्ड के थ्रू होता है, और ये स्पॉन्ज है, इसके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैम्यूल्स की हेल्प से होता है। ठीक है, इसे आप लर्न कर लेना कि अगर इनमें से आता है हमारा क्वेश्चन, तो वो ये आ सकता है कि स्पॉन्ज के अंदर रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है, तो आप बोलोगे कि गैम्यूल्स की हेल्प से होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेल डिवीज़न के थ्रू। तो जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, ये बाइनरी फिजन, जैसे कि अमीबा का हमारा वेल नोन एग्जांपल है। एक पेरेंट होता है, वो 2 बॉडी के अंदर 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर यीस्ट का ये बोल रहे हैं कि द डिवीज़न इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड आर प्रोड्यूस एंड रिमेन अटैच टू द इनिशियली। यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो जैसे हम अमीबा के अंदर पढ़ रहे थे कि अमीबा के अंदर वो जो पेरेंट बॉडी थी वो 2 हाफ के अंदर डिवाइड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रा है इसके अंदर एक छोटी सी बर्ड अराइज होती है, अनइक्वल डिवीज़न होता है। तो पहले तो वो बर्ड जो है पेरेंट बॉडी से अटैच रहती है, उसके बाद वो सेपरेट आउट हो जाती है एंड मैच्योर इनटू द न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। ज़ूस्पोर्स हमारे क्या होते हैं, ये भी हमने पहले, अगर आपको याद है तो पढ़ा था, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स जो कि चलामाइडोमोनास में हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। तो कहाँ पे पढ़ा था हमने ये ज़ूस्पोर्स, एल्गी वाला जो चैप्टर था 11th क्लास के अंदर, आई थिंक 3rd चैप्टर था, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। नाउ कम्स टू द अनदर टॉपिक्स। यहाँ पे सिंपल वो यही बोल रहा है कि पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया की हेल्प से होता है, हाइड्रा के अंदर बर्ड्स की हेल्प से होता है, गैम्यूल्स किस में क्या होता है, स्पॉन्ज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको ये वाली जो लाइन है ये लर्न करनी है। ठीक है,
इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि जो जू स्पोर्स हैं ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं या फिर इमोटाइल होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे कैसे हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है, अभी तक तो हम एनिमल के अंदर पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देख, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव हमारा रिप्रोडक्शन क्या है, इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप इसे अंडरलाइन कर लो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर भी हमारा सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। तो सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, तो ये भी हमारा क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो इसलिए ये भी हमारा किसका टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये जो हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या होते हैं, जैसे ये राइजोम है, सकर है, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के अंदर, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। तो इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसके अंदर आप बस ये एग्जाम्पल बता दोगे और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ये लिख दोगे। और इसके अलावा अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि इसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये हमारा टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स किस तरीके से किन किन के अंदर हमारा हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। तो आइज ऑफ पोटैटो, यहाँ पर देखो आइज बर्ड हैं जो कि पोटैटो के अंदर हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारा बुलबिल ऑफ अगावा है, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम है, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइकिंथ है, राइजोम है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑफसेट किस में हेल्प करता है, हमारा वाटर हाइकिंथ के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसके अंदर अभी हमने पढ़ा कि ऑफसेट जो है हमारा हेल्प करता है वाटर हाइकिंथ के अंदर फॉर एज अ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। तो वाटर हाइकिंथ है क्या, इसे हम यहाँ से अंडरलाइन कर लेना कि टेरर ऑफ बंगाल का एग्जाम्पल क्या है। तो ये एक हमारा एक्वेटिक प्लांट है दैट इज़ वाटर हाइकिंथ, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके बारे में आप डिटेल में 13 और 14 चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, बट अभी बस इतना समझ लो कि जो वाटर हाइकिंथ है ये हमारा क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसे हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, क्योंकि जब ये ग्रो करता है तो ये क्या करता है, जहाँ पर भी ग्रो करता है वहाँ पे से जितनी भी ऑक्सीजन है उसे क्या कर लेता है, ड्रेन आउट कर लेता है। अब ऑक्सीजन सारी ये कंज्यूम कर लेगा तो जो हमारे वहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से इसे अंडरलाइन कर लो, टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइकिंथ एक एक्वेटिक प्लांट है हमारा। ये हमारा इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेन एवर देयर इज अ स्टैंडिंग वाटर। तो जहाँ पर भी रुका हुआ पानी होता है ये वहाँ पर ग्रो करता है और ये क्या करता है, ड्रेन आउट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, जिसकी वजह से जो फिशेज़ हैं उनकी क्या होने लगी थी, डेथ होने लगी थी। तो ये जो हमारा प्लांट है ये बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्वेटिक प्लांट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे एंड शेप ऑफ द लीफ। तो इसे अंडरलाइन कर लेना, दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। पर क्योंकि इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को ये कंज्यूम कर ले रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फिशेस थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। तो ये हमारे, इसको हम किस नाम से जानते हैं, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से। वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। तो आपको बस इतना पता करना है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि टेरर ऑफ बंगाल हमारा क्या है, एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइकिंथ, जो क्या करता है, स्टैंडिंग वाटर के अंदर ग्रो करता है और वहाँ से जितनी भी हमारी ऑक्सीजन होती है उसे कंज्यूम आउट कर लेता है, जिसकी वजह से जो फिशेज़ हैं उनकी क्या होने लगी थी, डेथ होने लगी थी। ये बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे एंड शेप ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। यस, सो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारा पोटैटो के अंदर जो है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसकी हेल्प से होता है, बड की हेल्प से। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द नोट्स। तो नोट्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम के अंदर। जब ये नोट जो है हमारा वाटर के कांटेक्ट में या फिर डैम सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, न्यू रूट, और जिससे हमारा नया प्लांट अराइज होता है। तो नोड हमारा जब एक स्टेम मॉडिफाई हो जाता है तो वहाँ पे नोड प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो डैम सॉइल या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो नए रूट्स प्रोड्यूस करता है, उससे हमारा नई प्लांट जो है फॉर्म होता है। इसके अलावा देखो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, एडवेंटिशियस बर्ड अराइजेस फ्रॉम द नोजेस प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीफ ब्रायोफाइलम। इसे भी अंडरलाइन कर लेना कि एडवेंटिशियस बर्ड जो है हमारी ब्रायोफाइलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पर, मार्जिन ऑफ लीफ पे।
नोचेस जो हैं प्रेजेंट होते हैं मार्जिन ऑफ लीफ पे, वहाँ से हमारे एडवेंटिशियस बर्ड जो हैं अराइज होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोबारा से वो यही बोल रहा है कि ये किसके अंदर होता है, जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जिनमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एल्गी एंड फंगी, तो एल्गी एंड फंगी के अंदर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ जब भी एडवर्स कंडीशन होती है तो ये किस में शिफ्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर। मतलब कि ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं, इसके अलावा अगर कंडीशन एडवर्स है इनका तो ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टर्न आउट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्या अराइज होते हैं, वेरिएशन, इवोल्यूशन होता है। तो ये जैसी एडवर्स कंडीशन आती हैं तो ये उसके अंदर टर्न आउट कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ जो प्लांट हैं वो असेक्सुअल वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों एग्जिबिट करते हैं, कुछ हमारे हायर प्लांट। और जो कुछ ऐसे हमारे एनिमल्स हैं जो कि जनरली बस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, तो इसे भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन का साइज से कोई रिलेशन नहीं है। इसके बाद रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या है, फिर इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े कि इसके अंदर इस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि जितनी भी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर होती है वो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के को शो करते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, प्रोपोगेशन भी होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी तक हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा किस तरीके से डिफरेंट है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, अभी हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये कॉम्प्लेक्स भी है इन कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म हुए ये एक सेम इंडिविजुअल के अंदर भी फॉर्म हो सकते हैं और दो डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर भी फॉर्म हो सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, ये जो गैमेट है यहाँ पे इन गैमेट का क्या होता है, फ्यूज़न, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। तो वो चीज़ें अभी आप आगे पढ़ोगे। तो ये जो गैमेट हैं फ्यूज़ करके क्या फॉर्म करते हैं, जायगोट। और ये जो जायगोट है ये न्यू ऑफस्प्रिंग यानी कि एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है और उससे हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म होता है। तो इसे आप अंडरलाइन कर लेना, जो जो चीज़ें यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की हैं कि यहाँ पे हमारे गैमेट फ्यूज़ होकर के जायगोट बनाते हैं और उस जायगोट से न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है। तो ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये कैसा है, एलोबरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। तो ये तीनों वर्ड अंडरलाइन कर लो। एलोबरेट यानी कि अच्छा खासा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स भी है इन कंपेयर टू एसेक्सुअल, और स्लो प्रोसेस है किसके कंपेयर में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूज़न हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आइडेंटिकल नहीं होता पेरेंट के, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ वेरिएशन होते हैं और अमंग देमसेल्फ। इसका क्या मतलब है कि जो हम, जैसे कि हम हैं तो हमारे अंदर भी कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उससे न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है। तो जो हम हैं वो हम अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, क्या आइडेंटिकल होते हैं, नहीं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होते हैं। एंड आल्सो हमारे जैसे ब्रदर और सिस्टर की अगर हम बात करें तो उनमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशन होते हैं। लेकिन हम देख रहे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो दो डॉटर सेल बन रही थी वो आपस में क्या थी, एकदम सिमिलर थी, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड। यस, सो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारे प्लांट हैं, एनिमल हैं, फंगी है, अगर हम इन्हें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इनकी देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, यानी कि देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अलग है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी इनका बहुत अलग है, फिजियोलॉजी भी अलग है। लेकिन अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक सिमिलर पैटर्न को शेयर करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जितने भी यहाँ पर देखो अब, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एक स्टेज तक ग्रोथ करनी होती है, मैच्योर होना पड़ता है बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्चुअली। तो इस पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। समझ में आया ये मतलब क्या है इसका, कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं अगर उन्हें सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करना है तो उन्हें एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ करनी होगी, मैच्योर होना होगा, उसके बाद वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। ठीक है,
और वेजिटेटिव फेस इन प्लांट। तो इसे अंडरलाइन कर लेना कि जुवेनाइल फेस क्या होता है, वेजिटेटिव फेस क्या होता है। तो जब हमारा एंड ऑफ द जुवेनाइल फेस के और या फिर वेजिटेटिव फेस क्या होता है, उससे बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेस। इसका क्या मतलब है कि हर एक एनिमल या फिर कोई भी प्लांट एनिमल जो भी है, अगर उसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करना है तो पहले उसे ग्रो करना होगा, मैच्योर करना होगा। उस फेस को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेस। प्लांट के अंदर हम उस फेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेस। तो जब वो उतना ग्रो और मैच्योर कर जाता है तब उसके बाद जैसे ही ये जुवेनाइल फेस एंड होता है, रिप्रोडक्टिव फेस क्या होता है उनकी लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इन्होंने ये दे रखा है, आपको इसे अंडरलाइन करना है, दैट इज प्लांट आर एनुअल और बाइनियल टाइप। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे प्लांट हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो एनुअल, बाइनियल या फिर पेरिनियल। एनुअल का क्या मतलब होता है, वो प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल एक ही ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाती है उन्हें हम एनुअल प्लांट बोलते हैं। जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स के अंदर कंप्लीट होती है उसे हम बाइनियल बोलते हैं। और पेरिनियल जिनके अंदर मोर देन 2 ईयर्स की लाइफ स्पैन होता है उनका, उन्हें हम पेरिनियल स्पीशीज़ बोलते हैं। तो जो एनुअल और बाइनियल टाइप है उनके अंदर तो क्लियर कट फेस होता है कि ये हमारा वेजिटेटिव फेस है इनकी लाइफ का, ये रिप्रोडक्टिव फेस है और ये सेनेसेंट फेस है। आप उसे क्लियरली क्लासीफाई कर सकते हो कि इनकी लाइफ स्पैन को इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो पेरिनियल स्पीशीज़ है, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो अब हम उनके अंदर इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर लेना, बैम्बू की स्पीशीज़ जो होती हैं वो फ्लावर कब देती हैं, बस एक टाइम अपनी लाइफ स्पैन में, उसके बाद क्या करती हैं, वो डाई आउट कर जाती हैं। तो बैम्बू स्पीशीज़ फ्लावर ओनली वंस इन ईयर, देयर लाइफ टाइम जनरली आफ्टर 50 से 100 सालों के बाद, एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। तो बैम्बू की स्पीशीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बस एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करती हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करती हैं और उसके बाद डाई हो जाती हैं। अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसे अंडरलाइन कर लो, स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना नीला कुरंजी। तो ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि नीला कुरंजी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना। ये फ्लावर 12 सालों में प्रोड्यूस करता है, यानी कि 12 साल ऑफ लाइफ स्पैन के बाद, 12 ईयर ऑफ देयर लाइफ स्पैन ये फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सितंबर और अक्टूबर के अंदर 2006 के अंदर स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना से या क्या कहते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए थे, जिसने काफ़ी सारे हमारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया था। कहाँ पर, केरला और कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर। तो इसे अंडरलाइन कर लेना है कि स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना ये साइंटिफिक नेम है नीला कुरंजी का। ये फ्लावर 12 ईयर्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये काफ़ी सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया था केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर 2006 के अंदर। ठीक है, इससे यहाँ तक आप इसे नोट कर लेना। अब एक सेकेंड, यस। तो ये जो रिप्रोडक्टिव फेस है इसकी ड्यूरेशन हमारी क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट हो सकती है। तो द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज का कुछ ईयर हो कि इतने ईयर बाद उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो ख़त्म हो जाएगा, और कुछ के अंदर डिफरेंट, जैसे कि जुवेनाइल फेज जो थी वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होती है। कुछ का जुवेनाइल फेज कम टाइम पीरियड का होता है और कुछ का क्या होता है, ज़्यादा टाइम पीरियड का। तो जुवेनाइल फेज या फिर रिप्रोडक्टिव फेज, इनकी जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट हो सकती है। इसे आपको अंडरलाइन करना है। अब यहाँ पर देखो क्या आपको अंडरलाइन करना है, यहाँ से इन नॉन प्राइमेट्स मैमल, काउ, शेप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर, सच साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑस्टियरस साइकिल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तक। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तो फीमेल के अंदर, फीमेल की जो प्लेसेंटा है, ओवरी, उसके अंदर क्या आते हैं, नंबर ऑफ चेंजेस आते हैं। तो द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरी, एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन। तो ये जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जो कि हमारी प्लेसेंटा के अंदर हो रहे हैं, ओवरी के अंदर, एसेसरी डक्ट्स के अंदर हो रहे हैं, एंड आल्सो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं। तो जो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स हैं, प्राइमेट क्या है, ऑर्डर, ठीक है, तो हम किसके अंदर आते हैं, हम प्राइमेट ऑर्डर के अंदर आते हैं। जितने भी मंकी है, एनिमल्स हैं, सॉरी मंकी, ह्यूमन, एप, तो ये सारे के अंदर इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट एनिमल हैं उनको उनका ये जो फेस होता है, इस तरीके का जो साइकिल का चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियरस साइकिल।
ठीक है, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ओस्ट्रस साइकिल क्या होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार और बता देती हूँ। देखो, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुका है। तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने के टाइम पे आपकी जो ओवरी है, प्लेसेंटा है, एसेसरी डक्ट्स हैं और हार्मोन जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो वो साइक्लिकल चेंजेस जो कि हमारे एनिमल के अंदर आ रहे हैं, किसके अंदर, मंकी, एप्स और ह्यूमन के अंदर, तो उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन नॉन प्राइमेट एनिमल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तो ये जो हमारी ब्रीडर्स हैं, ये दो तरीके के होते हैं, इन्हें अंडरलाइन कर लो, सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूस ब्रीडर। इसका क्या मतलब है कि कुछ हमारे एनिमल ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिकली एक्टिव, अपनी जैसे रिप्रोडक्टिव एक्टिव हैं, वो उनका रिप्रोडक्टिव एक्टिव फेज चल रहा है, पर वो रिप्रोड्यूस क्या करते हैं, इन फेवरेबल सीजन के अंदर। तो अगर वो फेवरेबल सीजन के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर। और जो कि रिप्रोडक्टिकली एक्टिव होते हैं कंटिन्यूसली इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज, उनका सीजन से कोई रिलेशन नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर। तो इससे मैं रीड कर देती हूँ, मैमल्स आर रिप्रोडक्टिकली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जब तक उनका रिप्रोडक्टिव फेज चलेगा तब तक वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर। और जो कि पर्टिकुलर सीजन में एक्टिव होते हैं टू रिप्रोड्यूस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर। ठीक है, तो इसे सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर, ओस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन्हें अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसके अलावा जुवेनाइल फेस, रिप्रोडक्टिव फेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें अंडरलाइन करवा दी हैं। इसका कितने ईयर के अंदर फ्लावर देता है, ये 12 ईयर के अंदर। तो जैसे आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो इसे साथ साथ याद करते हुए चलो, ताकि आपको दोबारा से इसे पढ़ना ना पड़े और आपको एक बारी में ये याद भी होता जाए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो हमारा जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज एंड होता है तो उससे क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी सेनेसेंस और ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ। ठीक है, इसके बाद जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं, इनके अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं, उसके लिए हमारे बेसिकली हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी जो हमारे एनिमल्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं, उनके अंदर ये जो सीक्वेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, दीज इवेंट्स हमारे कैसे हैं, एक सेकेंड, मेरा पेन, यस। सो ये जो हमारे इवेंट हैं, ये एलोबरेट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले गैमेट की फॉर्मेशन होती है, तो और उसके बाद उन गैमेट का क्या होता है, फ्यूज़न। तो फ्यूज़न एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। उसके बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट, और जाइगोट हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो के अंदर, तो उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये जो हमारे सिक्वेंशन में इवेंट्स चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इन्हें हमने 3 स्टेजेस के अंदर क्लासीफाई कर रखा है, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क के अंदर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने कितने पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, तो आप बोलोगे कि 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्या था हमारा फर्टिलाइजेशन, की गैमेट्स का फ्यूज़ होना। ठीक है, तो अब प्री यार यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा, उससे पहले वाली जो स्टेज है उसे हम क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस जहाँ पर भी वर्ड ऐड हो तो आप उसे समझ सकते हो कि वहाँ पे हम उस चीज़ की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस था ऊपर, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की। तो गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होना और गैमेट का ट्रांसफ़र होना, ये दोनों हमारे किसके अंदर आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। 2 गैमेट्स की फॉर्मेशन होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट्स हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ये आपको याद रखना है कि गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो 2 हैप्लॉइड गैमेट मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, डिप्लॉइड बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो एल्गी के अंदर जो हमारे ये गैमेट्स हैं वो सिमिलर होते हैं इन अपीयरेंस,
और हम उन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते मेल और फीमेल गैमेट के अंदर, तो ऐसे गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स। तो इसे अंडरलाइन कर लेना। आइसोगैमेट्स क्या होते हैं, वो गैमेट्स जो कि सिमिलर इन अपीयरेंस होते हैं, जिन्हें आप मेल और फीमेल के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। ऐसे गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स। ठीक है, पर जो मेजोरिटी में हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट करते हैं उनके अंदर कैसे होते हैं, हेट्रोगैमेट्स। हेट्रो यानी कि अलग अलग, नाम से समझ में आ रहा था, होमो सेम, हेट्रो डिफरेंट। तो यहाँ पे मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोसाइट या फिर स्पर्म, और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, एग या फिर ओवम। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड, ये यस। सो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, बट देयर इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमारा जो गैमेट की जो है फ्यूज़न होता है वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर ही दोनों गैमेट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडी इन क्लास 11 यू कैन आइडेंटिफाई द केस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, काकरोच होता है, अर्थवॉर्म होता है, इनके अंदर क्या होता है, एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट फॉर्म होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमेट, और एक ही बॉडी के अंदर, उन्हीं की बॉडी के अंदर दोनों गैमेट का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ये चीज़ क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि जो गैमेट का फ्यूजन है वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से हो, कभी कभी एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर दोनों गैमेट प्रेजेंट होते हैं। अब आगे चलते हैं, प्लांट हमारे कैसे होते हैं, इनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारा बाइसेक्चुअल, बाइसेक्चुअल का क्या मतलब है कि एक प्लांट हो, बाई यानी कि दोनों सेक्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोओशियस प्लांट। मोनोओशियस प्लांट कौन से होते हैं, या फिर बाइसेक्चुअल, बाई यानी कि दोनों सेक्स, यानी कि अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है सेम प्लांट के अंदर, तो ऐसे प्लांट को हम बाइसेक्चुअल प्लांट बोलते हैं। और अगर मेल वाला जो हमारा प्लांट है वो अलग है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करने वाला प्लांट अलग है, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, इसके अलावा फंगियन प्लांट्स, इसको हम होमोथैलिक्स से भी डिनोट करते हैं। एंड मोनोओशियस इज यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो आपको अब क्या लर्न करना है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या कि जो हमारे प्लांट हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक बाइसेक्सुअल प्लांट और एक यूनिसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही प्लांट के अंदर होते हैं। बाई से याद करना, बाई मतलब दो, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर दोनों चीज़। और यूनिसेक्सुअल प्लांट जिनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोओशियस और डायोशियस क्या होते हैं, मोनोओशियस किसको डिनोट करता है, मोनो मतलब वन और डाई मतलब दो। तो मोनोओशियस का क्या मतलब है, बाइसेक्सुअल कंडीशन को कौन डिनोट कर रहा है यहाँ पर, हमारा मोनोओशियस प्लांट, और डायोशियस जिसके अंदर हमारे कैसा हो, यूनिसेक्सुअल। तो अगर कोई प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो वो कैसा प्लांट होगा, डायोशियस, और अगर वो बाइसेक्सुअल है तो वो कैसा प्लांट होगा, हमारा मोनोशियस। ठीक है, इतना याद करना है। इसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं मोनोशियस और डायोशियस प्लांट के, बट उससे पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर हमारा स्टेमन प्रेजेंट होता है, ऐसे को हम प्लांट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट। और वाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टल। तो जो हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले प्लांट हैं, अगर उनमें स्टेमन प्रेजेंट है तो वो हमारा मेल फ्लावर के अंदर आएगा, और जो हमारा पिस्टिल है वो किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो उसके अंदर पिस्टिल जो है हमारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अंडरलाइन कर लो मोनोशियस और डायोशियस के एग्जाम्पल। मोनोशियस के हमारे एग्जाम्पल क्या हैं, कुकरबिट्स और कोकोनट, और डायोशियस के हमारे एग्जाम्पल क्या हैं, पपाया एंड डेट पाल्म। तो इन्हें याद रखना कि मोनोशियस और डायोशियस प्लांट कैसे कौन से होते हैं। मोनो, दोबारा बता रही हूँ, मोनो मतलब सेम, यानी कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस प्लांट या फिर बाइसेक्सुअल प्लांट। इसके एग्जाम्पल क्या है, कुकरबिट्स और कोकोनट। और डायोशियस यानी कि दो डिफरेंट प्लांट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला प्लांट अलग होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला प्लांट अलग होगा, यानी कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, पपाया एंड डेट पाल्म। ठीक है,
एक सेकेंड ये सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एनिमल्स। तो एनिमल के अंदर भी अब हम यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक मैंने काकरोच को किसके अंदर कंसीडर करा था, हर्माफ्रोडाइट के अंदर, बट हमारा काकरोच हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है। अर्थवॉर्म तो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, हमारे बायसेक्सुअल होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर दोनों हमारे ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर फीमेल काकरोच अलग होती है और मेल काकरोच अलग होती है, तो वो हमारा हर्माफ्रोडाइट के अंदर नहीं आएगा, वो हमारा किसके अंदर आएगा, काकरोच यूनिसेक्सुअल के अंदर। तो इसे ठीक कर लेना, ठीक है। तो अर्थवॉर्म हमारा यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, अर्थवॉर्म, स्पॉन्ज, टैपवॉर्म, लीच आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ बायसेक्सुअल एनिमल, ठीक है। बायसेक्सुअल यानी कि इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें हम और क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट याद रखना, हर्माफ्रोडाइट के अंदर एक एग्जाम्पल याद रखना जरूर से, बाकी आप चाहो तो सारे रख सकते हो, बट एक याद रखना है आपको, दैट इज अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, एक ही बॉडी होती है और दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और काकरोच जो मैं अभी आपको बता रही थी, काकरोच हमारा कैसा है, यूनिसेक्सुअल स्पीशीज, यानी कि मेल और फीमेल काकरोच दोनों डिफरेंट हैं। अब आगे चलते हैं, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब ये जो हमारे गैमेट हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट, पर गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो जिस बॉडी से ये प्रोड्यूस हुए हैं दैट इज पेरेंट बॉडी, या पेरेंट बॉडी दो तरीके की हो सकती है, या तो वो हैप्लॉइड बॉडी होगी या फिर डिप्लॉइड बॉडी होगी। तो अगर हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है तो उनके अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन। तो क्या उनके अंदर कभी भी मियोसिस नहीं होती, यहाँ पे वो क्वेश्चन करके पूछ रहा है। तो जी उनके अंदर मियोसिस होती है कब, जब ये दोनों हैप्लॉइड गैमेट आपस में फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड बॉडी। तो डिप्लॉइड के दोबारा से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लेना। इसके बाद जो हमारे, एक सेकेंड, यस, तो जो हमारे डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी है उनके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, दैट इज रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन होगा उनके अंदर और हैप्लॉइड गैमेट क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो डिप्लॉइड का क्या मतलब है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो, 2n, और n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर बॉडी के अंदर, पेरेंट बॉडी के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उनके अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन से होता क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ हो जाते हैं। और गैमेट हमें पता है कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, पर हैप्लॉइड पेरेंट्स बॉडी के अंदर तो ऑलरेडी नंबर कैसे हैं, हाफ है, तो हमारे को फिर से हाफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली वो हमारे, क्योंकि गैमेट कैसा है, हैप्लॉइड, और पेरेंट बॉडी भी हैप्लॉइड है, तो वो डायरेक्टली क्या कहते हैं, बिना मियोसिस के थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू गैमेट फॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या अंडरलाइन कर लो, मियोसाइट्स क्या होती हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर मियोसाइट्स क्या है, हमारी गैमेट मदर सेल्स, जिनके अंदर क्या होती है, मियोसिस, और एट द एंड ऑफ मियोसिस हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म होते हैं। तो मियोसिस से हुआ क्या, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ट्रांसफर होते हैं गैमेट्स के अंदर, ठीक है। तो इसे यहाँ पर देखो इन्होंने दे रखा है, गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें पता है कि हमारे अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और हमारी बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है। तो जो गैमेट है वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, जस्ट हाफ, दैट इज 23, ठीक है। इसके अलावा हाउस फ्लाई के अंदर नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हैं, 12, तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 6। अब यहाँ पर देखो इन्होंने रैट के अंदर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स, यानी कि गैमेट मदर सेल के अंदर नंबर ना दे करके हमें क्या मेंशन कर रखा है कि गैमेट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 21, तो इसके अंदर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 42। इसी तरीके से डॉग के अंदर 78 है, तो इसे हाफ कर लेना, 39। तो इस तरीके से आपको जस्ट पूरा फिल करना है। तो इन्होंने सबके दे रखे हैं, या तो एक साइड का दे रखा है, मतलब कि एक साइड गिवन है और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, या तो मियोसाइट्स के अंदर, गैमेट मदर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रखे हैं, तो आपको जस्ट हाफ कर देना है, उससे आपको गैमेट के अंदर नंबर पता चल जाएंगे। और अगर गैमेट के नंबर दे रखे हैं तो यहाँ पर हमारे को क्या कर देना है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ये एग्जाम्पल दे रखा है 6, यहाँ पर हमारा हाउस फ्लाई है, इसके अंदर कितने हैं, 12, तो इसके अंदर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, गैमेट के अंदर 6, ठीक है। इसके अलावा आप देखो जैसे राइस है, तो राइस के अंदर गैमेट के अंदर हमारे कितने हैं, 12, तो यहाँ पर कितने होंगे, उसके डबल। अगर हम मियोसाइट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कर देना है, और अगर हम गैमेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जस्ट हाफ कर देना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसे आप पूरा फिल कर सकते हो। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जनरली आपको कुछ का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का तो हर एक को पता होता है, फ्रूट फ्लाई के अंदर आपको पता होना चाहिए, 8 यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इसे आप फिल कर लीजिएगा अपनी टेबल को।
अब गैमेट की फॉर्मेशन तो हो गई। गैमेट की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है? हमारी डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी के अंदर, मियोसाइट्स के अंदर। वो हमारे क्या है, जो है हमारी गैमेट मदर सेल्स, ठीक है। और हमने क्या पढ़ लिया कि हैप्लॉइड अगर पेरेंट बॉडी है तो उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी है तो उसके अंदर क्या होगी, मियोसिस या फिर रिडक्शन डिवीजन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो अब गैमेट की फॉर्मेशन तो हो गई, अब हमारे को क्या करना है, गैमेट को ट्रांसफर करना है। तो गैमेट को सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो गैमेट की फॉर्मेशन हो चुकी है, मेल और फीमेल गैमेट की गैमेटोजेनेसिस वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ लिया। अब वो गैमेट क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे गैमेट का फ्यूज़न या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे नहीं चल सकता। तो गैमेट को क्या होना पड़ेगा, ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, ताकि वो एक साथ मिल सके, फर्टिलाइज कर सके। तो जनरली हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट कैसा होता है, मोटाइल, और फीमेल गैमेट कैसी होती है, स्टेशनरी। एक्सेप्शन है कुछ फंगी और एल्गीज के अंदर, जो है हमारे दोनों ही गैमेट मोटाइल होते हैं। मोटाइल का क्या मतलब है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और स्टेशनरी जो कि मूव नहीं कर सकते। तो अब वो मोटाइल तो हैं, लेकिन उन्हें क्या चाहिए, मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो ट्रांसफ़र कर सके। तो वाटर हमारा एज अ मीडियम एक्ट करता है, जिसके थ्रू जो है गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो हमारे मेल गैमेट हैं, उनके जो नंबर ऑफ प्रोड्यूस है वो फीमेल गैमेट से ज़्यादा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो मेल गैमेट हैं वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए इनके जो नंबर है मेल गैमेट का वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू फीमेल गैमेट, ठीक है। अब प्लांट के अंदर तो वाटर के थ्रू ये प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे वाटर तो एज अ मीडियम एक्ट नहीं कर सकता। तो वहाँ पर अब क्या होता है, पॉलिनेशन वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन हमारे किसको कैरी करते हैं, ऑफ मेल गैमेट, एंड ओव्यूल हैव एन एग। तो एग के, ओव्यूल के पास क्या है, हमारे पास एग है, और मेल गैमेट किसके पास है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं, एंथर के अंदर, और एंथर के अंदर भी किसके अंदर, स्टैमन के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है एंथर से कहाँ पर आएंगे, स्टिग्मा के अंदर। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, आई थिंक आपको याद होगा। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एग। तो ये जो हमारे पोलन ग्रेन आए हैं, ये इस एग के साथ क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो अगर बाइसेक्चुअल हमारा प्लांट है, यानी कि जैसे कि हाँ, अगर हम बात करें पी की, तो अब यहाँ पर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेम ही प्लांट के अंदर है, तो ईजी है ट्रांसफ़र होना पोलन ग्रेन का टू स्टिग्मा। तो यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली ईजी, एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। पर अगर हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो उनके अंदर हमारा कौन सा वाला प्रोसेस होगा, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के थ्रू जो है हमारे स्टिग्मा पे हमारे पोलन ग्रेन आएंगे, और उसके बाद उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द, इसे यहाँ पे मार्क कर लो, पोलन ग्रेन कहाँ पे जर्मिनेट होते हैं, स्टिग्मा पे। फिर पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट, एंड गैमेट्स कहाँ पे रीच करते हैं, ओव्यूल पे। वहाँ पे वो अपना गैमेट को डिस्चार्ज कर देते हैं एग के पास, और उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा इस वाले टॉपिक में कि गैमेट अगर फॉर्म हो चुके हैं तो गैमेट का क्या होना है, ट्रांसफ़र होना है। उसके लिए जनरली वाटर एज अ मीडियम एक्ट करता है, और प्लांट के अंदर पॉलिनेशन वाला प्रोसेस होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो ये जो फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट है, क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसे मैं पार्ट 2 करके मेंशन कर दूंगी, और इससे पहले वाला जितना भी पोर्शन है वो पार्ट 1 के अंदर होगा। और इसके अंदर एंड में उस वीडियो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बता दूंगी। पार्ट 2 के अंदर किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। और क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट थी आपके चैप्टर के बीच में, वो सारे मैंने आपको अंडरलाइन करा दिया है। तो आपके जस्ट 2 वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आई थिंक आपको लर्न भी हो गया होगा काफ़ी सारी चीज़ें। सो अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर योर हेल्प।